क्या धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे? अस्पताल से वो 1 मिनट का कौन सा वीडियो लीक हो गया जिसने देओल परिवार को भी हिला कर रख दिया? क्या देओल परिवार दुनिया से कुछ छिपा रहा है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन खबरों की पूरी पड़ताल करेंगे और आपको सच बताएंगे। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र की जिंदगी और विवादों का नाता कोई नया नहीं है। आज उनके परिवार पर जो सच छुपाने के इल्जाम लग रहे हैं, ऐसे ही एक सच को उन्होंने सालों पहले भी छुपाया था। एक ऐसा सच जिसने न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि उनकी अपनी बसी बसाई गृहस्थी में भी तूफान ला दिया था। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की जिंदगी के सबसे बड़े विवाद, उनकी 2 शादियों की। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे एक शादीशुदा इंसान जो 4 बच्चों सनी, बॉबी, विजेता, अजीता का पिता था, उसने आखिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करने का फैसला क्यों किया? वो कौन सी मजबूरियां थीं या कौन सा जुनून था जिसके लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़े बिना दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म तक कबूल कर लिया? उस वक्त उनके इस फैसले पर उनके परिवार और उनके बच्चों का क्या रिएक्शन था? धर्मेंद्र की जिंदगी का यही दोहरापन, यही 2 परिवार और 2 शादियों का सच आज उनकी मौत की खबरों से सीधे सीधे जुड़ता है। इस वीडियो में हम धर्मेंद्र की जिंदगी के इन्हीं अनछुए पन्नों को खोलेंगे, उनकी पहली शादी से लेकर दूसरी शादी तक का पूरा सफर जानेंगे और फिर पर्दा उठाएंगे उस सबसे बड़े सवाल से कि उनकी मौत की खबर आखिर सच है? क्या परिवार कुछ छुपा रहा है? 8 दिसंबर 1935 पंजाब के फगवाड़ा जिले के नसराली गांव में एक साधारण सा लड़का जन्म लेता है, धर्म सिंह देओल, एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, जिसकी जिंदगी खेतों की मिट्टी, स्कूल की घंटी और पंजाब की ठंडी हवाओं में बीत रही थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई में नाम कमाए, लेकिन इस लड़के के दिल में किताबों से ज्यादा जगह सिनेमा के पर्दे ने ले रखी थी। गांव के मेले में लगने वाले प्रोजेक्टर शो या चौपाल पर चलने वाले फिल्मी गाने, ये उसका असली स्कूल थे। लेकिन किस्मत हमेशा सपनों का इंतजार नहीं करती। घर की जिम्मेदारियां जल्दी कंधों पर आ गईं। मुश्किलें ऐसी कि पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। 1954, उम्र सिर्फ 19 साल, और परिवार ने बिना ज्यादा पूछे उसके लिए दुल्हन चुन दी, प्रकाश कौर। ये शादी अरेंज थी, मोहब्बत से दूर, लेकिन पंजाब की परंपराओं में डूबी हुई। उस दौर में मर्द शादी के बाद भी अपने सपनों का पीछा कर सकता था, लेकिन औरत का सपना बस घर परिवार तक सिमट जाता था। प्रकाश बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी, न फिल्मी दुनिया से लेना देना, न किसी तरह का दिखावा। वो गांव की रसोई में घंटों खाना बनाती, घर संभालती और बिना किसी शिकायत के अपने पति की इच्छाओं का सम्मान करती। उन दिनों धर्मेंद्र खेतीबाड़ी में हाथ बंटाते थे, लेकिन शाम को दोस्तों संग चौपाल पर बैठकर फिल्मों के किस्से सुनना उनका शौक था। फिल्मों का ये शौक अचानक एक मौके में बदल गया जब उन्होंने 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट में हिस्सा लिया। ये जानकारी बहुत लोग नहीं जानते कि उस समय ये प्रतियोगिता पूरे देश से सिर्फ चुनिंदा लोगों को बुलाती थी और हजारों आवेदकों में से धर्मेंद्र का चयन उनके चेहरे की मासूमियत और गजब की बॉडी लैंग्वेज के कारण हुआ था। मुंबई का सफर शुरू हुआ, लेकिन प्रकाश कौर अमृतसर में ससुराल में ही रहीं। उस वक्त एक शादीशुदा नौजवान का फिल्मों में जाना असामान्य था, इसलिए धर्मेंद्र ने निजी जीवन को पूरी तरह छुपाकर संघर्ष शुरू किया। छोटे मोटे रोल, लंबा इंतजार और भूखे दिन, ये सब उन्होंने अकेले झेले। लेकिन हर बार जब वो गांव लौटते तो प्रकाश कौर बिना कोई सवाल पूछे उनका स्वागत करती, मानो जानती हो कि ये सफर अभी लंबा चलना है। यही वो द्वार था जिसने धर्मेंद्र को एक साधारण पति से फिल्मों के सपनों के पीछे भागने वाला इंसान बना दिया, और धीरे धीरे इस सफर में आने वाला तूफान उनकी जिंदगी बदलने वाला था। मुंबई, वो शहर जहां सपने हकीकत बनते भी हैं और टूटते भी। धर्मेंद्र अपने छोटे से गांव से इस शहर में उतरे तो जेब में बस कुछ रुपए और दिल में ढेर सारा भरोसा था, पर फिल्मी दुनिया का दरवाजा इतना आसान नहीं था। दिन भर स्टूडियो के बाहर चक्कर, रात को छोटे से कमरे में भूखे सोना, यही उनकी नई जिंदगी थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया और कभी कभी फिल्मों के सेट पर सिर्फ देखने के लिए जाते। कैमरे का जादू, लाइट्स की चमक और स्टार्स का रोब, ये सब उनकी आंखों में बसता जा रहा था। लेकिन असली मौका 1960 में आया, जब उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे में पहला लीड रोल मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र की सादगी और स्क्रीन प्रेजेंस ने डायरेक्टर्स का ध्यान खींच लिया। उनकी मेहनत और पर्सनैलिटी की चमक ने उन्हें जल्द ही अलग पहचान दिला दी। 60 के दशक में अनपढ़ हकीकत जैसी फिल्मों ने साबित किया कि वो सिर्फ हैंडसम हीरो नहीं,
बल्कि भावनाओं को स्क्रीन पर उतारने का हुनर भी रखते हैं। इस दौर में उनका नाम उस समय के टॉप एक्शन हीरो और रोमांटिक स्टार्स में गिना जाने लगा था। इसी बीच निजी जीवन में भी बड़ा बदलाव आया। 1960 के दशक के मध्य में उनके और प्रकाश कौर के घर दो बेटे हुए, अजय सिंह देओल और विजय सिंह देओल। दोनों के जन्म के समय धर्मेंद्र फिल्मों में अपने पांव जमा चुके थे, लेकिन काम का दबाव इतना था कि पिता का समय देना मुश्किल हो जाता था। फिर भी गांव लौटने पर दो बच्चों के साथ मिट्टी में खेलते और मां प्रकाश कौर को महसूस कराते कि शोहरत के बीच भी उनका रिश्ता अभी कायम है। कम लोग जानते हैं कि इस समय तक धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के वन टेक आर्टिस्ट कहे जाने लगे थे। उनके डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंस इतने नेचुरल होते कि डायरेक्टर्स को रीटेक की जरूरत ही नहीं पड़ती। और 1966 में फूल और पत्थर की जबरदस्त सफलता ने उन्हें स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया। ये वही फिल्म थी जिसने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर की नामांकन दिलाया और फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम पक्का कर दिया। लेकिन जैसे जैसे स्टारडम चढ़ता गया, उनके आसपास लोगों और खासकर खूबसूरत अदाकाराओं का दायरा भी बढ़ने लगा। साल 1970 धर्मेंद्र का करियर अपने सुनहरे दौर में था। एक्शन हीरो के साथ साथ रोमांटिक लवर बॉय की उनकी इमेज पर्दे पर भी चमक रही थी। इसी समय इंडस्ट्री में कदम रखी एक नई अभिनेत्री ने, जिसने अपने पहले ही रोल से दर्शकों को दीवाना बना दिया, हेमा मालिनी। तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार की ये लड़की नृत्य और अभिनय में इतनी निपुण थी कि मीडिया ने उसे ड्रीम गर्ल का ताज दे दिया। धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात फिल्म शराफत के सेट पर हुई। शुरू में ये रिश्ता बस प्रोफेशनल था। सीन खत्म होते ही दोनों अपने अपने मेकअप रूम में चले जाते। लेकिन फिर आई तुम हसीन मैं जवान और खासकर सीता और गीता। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता आ गई। कैमरे के सामने उनकी केमिस्ट्री इतना नेचुरल था कि डायरेक्टर्स तक को लगता कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, पर असली कहानी कैमरे के पीछे लिखी जा रही थी। धर्मेंद्र, जो पहले से शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता, हेमा के आकर्षण से बच नहीं पाए। वो सेट पर उन्हें देखकर घंटों तक सीन रिहर्स करने का बहाना बनाते, यहाँ तक कि डायलॉग में गलती करके रीटेक मांगते, बस थोड़ा और वक्त साथ बिताने के लिए। वो सेट पर गुलाबों के गुलदस्ते भेजते, शूटिंग खत्म होने के बाद भी कार में उनका इंतजार करते। धीरे धीरे हेमा भी उनकी सच्चाई और मोहब्बत के आगे पिघलने लगी। ये रिश्ता किसी आम फिल्मी अफेयर जैसा नहीं था। धर्मेंद्र इसे पूरी तरह निभाना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी दीवार थी पहली पत्नी प्रकाश कौर। प्रकाश ने कभी तलाक देने से इनकार नहीं किया और इसने इस प्रेम कहानी को एक और नाटकीय मोड़ दे दिया। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। फिल्म के एक रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र को हेमा का हाथ पकड़ना था। वो बार बार कैमरा ऑपरेटर से कह देते कि फोकस गड़बड़ हो गया है या लाइट सही नहीं है, ताकि सीन दोहराना पड़े और उन्हें हेमा के साथ थोड़ा और समय मिल सके। हेमा को भी समझ आ रहा था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। हेमा मालिनी को गाड़ी चलाना हमेशा से सीखना था, लेकिन फिल्मी काम के बीच उन्हें कभी सही मौका नहीं मिला। धर्मेंद्र को जब ये बात पता चली तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा कि वे उन्हें ड्राइविंग सिखाएंगे। शूटिंग के खाली समय में या पैकअप के बाद दोनों कार में निकलते और धर्मेंद्र धैर्य से उन्हें सिखाते, कभी गियर बदलने का तरीका बताते, कभी मोड़ पर सावधानी बरतने की सलाह देते। इन ड्राइविंग लेसन्स के दौरान दोनों के बीच सिर्फ ड्राइविंग की बातें ही नहीं होती थीं, बल्कि हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातचीत भी होती थी। यही छोटे छोटे पल धीरे धीरे उनकी दोस्ती को गहरे रिश्ते में बदलने लगे। हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती अपनी बेटी के लिए हमेशा एक अविवाहित और स्थिर जीवन साथी चाहती थी। उन्हें धर्मेंद्र से रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वे पहले से शादीशुदा थे। कई बार उन्होंने हेमा को समझाने की कोशिश की कि ये रिश्ता आगे चलकर मुश्किलें ला सकता है, लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी। एक बार वे फूलों की बड़ी टोकरी और कई उपहार लेकर हेमा के घर पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि जया चक्रवर्ती का दिल जीत सकें। हालांकि पूरी तरह उनका मन बदलना आसान नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र का ये प्रयास उनके सच्चे इरादों का संकेत था। फिर आया वो फैसला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। धर्मेंद्र और हेमा दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर सके। धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा बनी आयशा। 1969 में उन्होंने निकाह किया और कुछ सालों तक इस शादी को गुप्त रखा। अक्सर कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाया ताकि वो हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर सके, लेकिन हेमा ने बाद में एक इंटरव्यू में इस बात की अलग वजह बताई। उनके अनुसार धर्म बदलना उनके लिए सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता थी, ताकि रिश्ते को लेकर किसी तरह की रुकावट या विवाद ना हो। उन्होंने कहा था कि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म प्यार था और इस कदम का उद्देश्य सिर्फ अपने रिश्ते को समाज के दबाव और कानून की जटिलताओं से बचाना था। दूसरी शादी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ मुंबई के जुहू में हेमा मालिनी और उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना, दूसरी तरफ पंजाब से जुड़े जड़ों वाले घर में पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी हो बॉबी। ये दो दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं।
एक में फिल्मी पार्टियों की चमक दमक, दूसरी में घर के आंगन की सादगी। धर्मेंद्र इन दोनों घरों के बीच एक पतली डोर पर चल रहे थे। सुबह कभी सेट पर हेमा के साथ रोमांटिक सीन, शाम को सनी की स्कूल मीटिंग या बॉबी का बर्थडे। उन्होंने कोशिश की कि किसी को भी ये महसूस ना हो कि वो दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सनी और बॉबी के करियर की शुरुआत में उन्होंने पूरा साथ दिया। सनी को बेताब और बॉबी को बरसात के जरिए लॉन्च करना ये सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर और मेंटर की जिम्मेदारी थी। उधर हेमा मालिनी भी इस रिश्ते में अपनी शर्तों के साथ थीं। उन्होंने धर्मेंद्र से साफ कर दिया था कि बेटियों की परवरिश उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वो चाहती थीं कि बेटियां माँ बाप दोनों का प्यार महसूस करें, भले ही परिस्थितियां अलग हों। और सच तो यह है कि शुरुआती वर्षों में धर्मेंद्र ने यह संतुलन बखूबी निभाया, लेकिन यह आसान नहीं था। मीडिया अक्सर इन रिश्तों पर सवाल खड़ा करता, कौन सा घर असली है, किसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। धर्मेंद्र ने हमेशा चुप्पी साधी और दोनों परिवारों को कैमरे से बचाने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि दोनों घरों के बच्चे एक दूसरे के प्रति कभी कटुता में नहीं दिखे। ईशा और अहाना ने पब्लिक में कई बार कहा कि उन्हें अपने भाइयों सनी और बॉबी पर गर्व है, और सनी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे पिता का दिल इतना बड़ा है कि वो 2 परिवार संभाल सकते हैं। कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के आसपास। खबर आई कि धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया को बताया गया कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप है। धर्मपाजी जो जल्द ही 90 के होने वाले हैं, बस अपने रेगुलर टेस्ट के लिए गए हैं। लेकिन यह सच नहीं था। अस्पताल के एक स्टाफ मेंबर ने नाम ना चापने की शर्त पर बताया कि वो आईसीयू में हैं और सो रहे हैं। परिवार सब ठीक है का ड्रामा करता रहा। लेकिन 10 नवंबर को ये झूठ भी खुल गया। धर्मेंद्र की हालत अचानक बिगड़ी और उन्हें फिर से आईसीयू में शिफ्ट करने की खबरें आईं। वेंटिलेटर सपोर्ट जैसी गंभीर अफवाहों ने इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया और 11 नवंबर ये वो काला दिन था जब हद पार हो गई। कई बड़े न्यूज पोर्टलों पर धर्मेंद्र की नकली मौत की खबर चलने लगी। सोचिए, एक परिवार जो अपने मुखिया के लिए दुआ कर रहा है, उसे ये पढ़ना पड़ रहा है। इस पर परिवार का गुस्सा फूटा। हेमा मालिनी ने एक्स ट्विटर पर इसे अक्षम्य और बेहद अपमानजनक बताया। ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मीडिया अति सक्रिय लग रहा है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता स्थिर हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वो स्थिर थे तो फिर अस्पताल के बाहर वो क्यों हो रहा था जो बॉलीवुड में तभी होता है जब मामला हाथ से निकल चुका होता है। शाहरुख खान, सलमान खान, यहां तक कि आमिर खान भी अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ गंभीर हालत में अस्पताल में देखे गए। जब ये तीनों खान अपना काम छोड़कर किसी से मिलने जाएं तो समझ लीजिए कि स्थिति स्थिर नहीं बल्कि अति गंभीर है। इनके पीछे पीछे गोविंदा और अमीषा पटेल भी पहुंचे। 12 नवंबर 2025 ये वो तारीख थी जब खबर आई कि धर्मेंद्र जी को ब्रिज कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पूरा मीडिया, पूरे फैंस जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये कोई जश्न नहीं था, ये एक हॉस्पिटल ट्रांसफर था। ये डिस्चार्ज नहीं, ये एक बहुत बड़ी चाल थी। अंदर की खबर यह है कि धर्मेंद्र जी की हालत अभी भी इतनी नाजुक है कि उनके घर को ही एक पूरे आईसीयू वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, ये कोई नॉर्मल होम केयर नहीं है। ही मैन के घर पर इस वक्त 24 घंटे 4 नर्सों और 1 डॉक्टर की पूरी टीम तैनात है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीक समदानी ने भी साफ कहा कि ये परिवार का फैसला है कि उनका इलाज 24 घंटे अब घर पर होगा। लेकिन परिवार ने यह फैसला क्यों लिया? क्या वो अस्पताल के इलाज से खुश नहीं थे? नहीं, वो अस्पताल से लीक हो रही खबरों से, उस तमाशे से परेशान थे। एक जिंदा लेजेंड को मीडिया के एक हिस्से ने मुर्दा घोषित कर दिया। ये खबर नहीं थी, ये एक जख्म था जो सीधा देओल परिवार के सीने पर लगा। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपने पिता के बारे में ऐसी घिनौनी अफवाह सुनकर सन्नी देओल का सब्र का बांध टूट गया। वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। ये वाकया तब हुआ जब धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे। लेकिन मीडिया और पेपराजी का जमावड़ा उनके घर के बाहर 24 घंटे लगा हुआ था। वायरल वीडियो में सन्नी अपनी गाड़ी से उतरे, हाथ जोड़कर खड़े हुए और फिर जो कहा वो इतिहास बन गया। सनी ने चीख कर कहा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके घर में माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पेंच है। सनी का ये गुस्सा सिर्फ फेक न्यूज पर नहीं था, उनका गुस्सा एक लीक वीडियो पर था।
जी हाँ, किसी ने अस्पताल के अंदर से देओल परिवार का एक बेहद प्राइवेट, बेहद दर्दनाक वीडियो लीक कर दिया था। इस वीडियो में धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कभी लाइमलाइट में नहीं रहती, अपने पति के बेड के पास फूट फूट कर रोती नजर आ रही थी और सन्नी बॉबी अपनी रोती हुई मां को संभाल रहे थे। ये सिर्फ प्राइवेसी का ब्रीच नहीं था, ये एक परिवार के सबसे नाजुक पल की नीलामी थी और इसी लीक ने सनी देओल के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ये वो पल था जब एक बेटे का दिल टूट गया और तब गुस्से में सनी के मुंह से वो गाली भी निकल गई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर फैंस ने सन्नी देओल का फुल सपोर्ट, पूरा समर्थन किया है। एक यूजर ने लिखा, सन्नी का गुस्सा बिल्कुल जायज है। एक और ने लिखा, पेपराजी को उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए। तो जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, ये तो हो गई धर्मेंद्र की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है करण जौहर को बॉलीवुड का छक्का क्यों कहा जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।